बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के शो का जी नाज़रीन हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में कल के दिन जो आपने तमाम टीवी चैनल्स पर देखा, जो हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की खिदमात के हवाले से सुना और बिलाशुबा सभी लोग उनके मुतरफ़ बेनज़र आए। उनकी खिदमात को तो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ जो बड़ा कारनामा उनकी जानिब से सर अंजाम दिया गया उसको भी कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दिफाए पाकिस्तान को उन्होंने काबिल तस्खीर बना दिया और बिलाशुबा वो हीरो हैं मुल्क व कौम के। उनकी खिदमात को हमेशा से इसी तरह से याद रखा जाएगा। बहुत सारी ढेरों दुआएं उनके लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर तनकीद भी करते नज़र आए कि जो मकाम उनका होना चाहिए था उनकी ज़िंदगी में उन्हें वो मकाम नहीं दिया गया। लेकिन ऑल दो हमने कल देखा कि उनको तमाम जो है वो कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तो बहुत सारी दुआएं उनके लिए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बिलाशुबा इस तरह के लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो मुल्क व कौम की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ ख़बरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ हमारे पास क्या हैं। खबर है जी, डेंगू के डंग तेज़ हो गए हैं, 177 नए मरीज सामने आ गए। लाहौरिये ट्रांसपोर्ट के इंतजार में ख्वार, बस स्टॉप्स पर टूटे शेड, कुर्सियां गायब। लेस्को ने हजारों मीटर्स का मलबा सारिफीन पर डाल दिया। खराब मीटर्स को तब्दील किए बगैर रिकॉर्ड मुरतब। और शहर में हिफाजती इक़दाम सिर्फ अहम शख्सियात तक महदूद। तो ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। अपनी खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शाहिद सिप्रा साहब? शुक्र, आप बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ जो हम पीछे हालात से गुजर चुके हैं कोविड के, अब मुझे दोनों चीज़ें रिलेट करते हुए जो है वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा, केसेस उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू के डंग तेज़ हो गए हैं, 177 नए मरीज। कोविड का टाइम अगर याद करें तो इस तरह से ही 150, 170, 200, 300 और फिर कहाँ तक तादाद चली गई थी। क्या कहेंगे शाहिद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेंगू पे तो हुकूमती इक़दाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह माजी में हुआ कि जब डेंगू आया था और उस वक्त जो हुकूमत थी उनकी जानिब से जो इक़दाम उठाए गए और किस तरह कार्रवाई की गई और किस तरह सर्विलेंस की गई और लोगों को अवेयरनेस दी गई कि किस तरह बचना है, इसमें भी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, अवामुन नास को साथ चलने की ज़रूरत है। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपकी इंतज़ामिया, आपके ज़िले इदारे और आपके मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं वो इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि लोगों को हमने शऊर देना है, लोगों को इस बारे में आगाह करना है कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। मुझे बताएं कि जब मानसून सीज़न आया, बारिश में इस बात की तैयारी की जाती है और माह सितंबर और अक्टूबर जो है वो इसके लिए मुवाफिक होता है कि लार्वा की अफजाइश हो सकती है। आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा ये एडवाइजरी जितने भी बने हुए हैं इनके लोग आए और उन्होंने बात की और हमेशा यही बात की कि हम लोग इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन आज कोरोना के भी वही 250 के करीब केसेस हैं, आज डेंगू के भी वही केसेस हैं। मुझे बताएं कि हॉस्पिटल्स के बेड फिल हो चुके हैं। आपने कहा कि जब टाइम था ये तो सब कुछ करने का, तब हमने नहीं किया। हम स्मॉग की बात कर लें, जब आपने प्री प्लान करना होता है, जब आपके पास कुछ महीने होते हैं तैयारियों के, आप तब देखते हैं कि जी सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। स्मॉग में भी यही कुछ हुआ, कोविड में भी यही कुछ हुआ और अब डेंगू में भी यही कुछ हो रहा है। तो मुझे बता दें, ये इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे होते हैं? क्या केसेस बढ़ जाएं, अमवात होना शुरू हो जाएं, अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएं? और अभी हमने कल मैं पूरी डिटेल देख रही थी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कितने बच्चे डेंगू से मुतासिर हैं, म्यू में कितने मरीज़ हैं, सर्विसेज में कितने मरीज़ हैं, फिर हम शायद इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि आज तक जो आपने कहा कि हमारे यहाँ यही है कि कोई चीज़ अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो जब तक सर से पानी गुजर नहीं जाता तब तक हम उस बात पर आते ही नहीं हैं। डेंगू का आगाज हुआ आज से 2-3 महीने पहले, केसेस रिपोर्ट हुए, एक केस आया लाहौर में रिपोर्ट हुआ, लेकिन महकमा सेहत ने कहा कि लाहौर में नहीं है, उसको डिनाई किया। आज इतने केसेस आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर केसेस आ रहे हैं। और फिर आपकी सूबाई वजीर साहिबा जो हैं
वो खुद कह रही हैं कि हम लोगों के पास जो बेड्स हैं फिल होते जा रहे हैं और फिर आप फील्ड जो हॉस्पिटल है उसको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस को रोकने के लिए हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। केसेस को रोकने के लिए अब मुझे जो है एसीज थोड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, उस पर हम आते हैं। हम बात कर रहे हैं मौजूदा डेंगू की सूरत हाल की, जो कि खतरनाक होती चली जा रही है। वो कार्रवाइयाँ जो कि बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। अब मैं कल देख रही थी 55,000 मकामात पर सर्वेलेंस की गई, और ये सर्वेलेंस के लिए अब जो टीमें मुतहरिक हुई हैं इनको पहले भी तो किया जा सकता था। अब एसी साहिबान जो है उनकी सरबराही में मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब मुझे बता दें क्या फ़ायदा है इन कार्रवाइयों का? देखिए, अब कोई फ़ायदा नहीं। अब तो इस तरह हुआ ना कि अब पानी गुजर गया, पेशेंट्स आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, आपके पास ट्रीटमेंट का कोई मामला नहीं है। लोगों को इस बारे में भी आपने कोई आगाही नहीं दी कि हमने अगर आप डेंगू का शिकार हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह होगा, उसका इलाज मुआवजा किस तरह होगा। ठीक है, आपका कोरोना वायरस जब आया पूरी दुनिया में फैला, यहाँ भी फैला, लेकिन इस बात में कुछ दिनों के बाद उसका ट्रीटमेंट आ गया कि क्या इलाज होगा। आज डेंगू जो है वो लोग भूल चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा आ गया, उस पर अवेयरनेस देने की जरूरत है। लेकिन हुकूमत, मुझे ज्यादा परेशानी की चीज ये लग रही है, हमारे इर्द गिर्द हर दूसरा बंदा जो है वो बुखार में मुब्तला है, जिस्म दर्द की शिकायत कर रहा है, और अभी लोगों को ये नहीं पता कि ये सिम्टम्स हों। हालांकि हम हर रोज़ अपडेट भी कर रहे हैं, और हम लास्ट वीक प्रॉपर जो है वो डॉक्टर्स को भी बुला के मेंशन कर चुके हैं। कोविड भी है, लोगों को डेंगू भी हो रहा है, और लोगों को मौसम की तब्दीली के असरात के साथ भी बुखार हो रहा है। अब लोग टेस्ट कराने अभी तक उस तरह से नहीं जा रहे हैं। तो हम अगर टेस्टिंग फैसिलिटी देखें कि अगर आम कर दी जाए, फुट स्टेप पे कर दी जाए, तो आप देखें केसेस और ज़्यादा सामने आ आएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो जो मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से लोग कहते हैं कि बुखार हो रहा है, हालांकि उस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। जब वबा फैल रही है, जब वबा फैली हुई है तो हमें टेस्ट पे जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि टेस्ट की सलाहियत किस तरह होनी चाहिए, इजी टेस्ट, और आसानी से एक शहरी जो है टेस्ट किस तरह करवा सकेगा। आपको याद होगा जब माजी में आज से 7-8 साल पहले जब ये आया था, उस वक्त तमाम जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज थी, तमाम जो सरकारी लेबॉर्ट्रीज थी, उसमें एक रेट मुख्तस किया गया था। अब शायद मुझे याद है कि 60 रुपये शायद मुख्तस किया गया था कि आप जाएं और अपना जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं। आज भी हुकूमत को इस तरह का इकदाम करने की ज़रूरत है कि आप प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज जो है उनको ऑन बोर्ड लें। उसके साथ जो प्राइवेट सरकारी हैं लेबॉर्ट्रीज, उसमें जितना भी सामान है टेस्टिंग का वो मुकम्मल हो, और शहरी जो है आसानी से जाकर, आज 60 नहीं तो चलो 120 कर लें, 100 कर लें, कोई भी रेट एक मुख्तस कर दें, ताकि लोगों को मालूम हो कि हम आसानी से जाकर इसका टेस्ट करवाएं और उनको पता चले। जो आपने कहा कि तेज़ बुखार हो रहा है, बिल्कुल जो बॉडी में दर्द है वो भी हो रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं। हाँ, डेंगू में ये है कि आपको खांसी नहीं होगी, फ्लू नहीं होगा, इस तरह का मामला नहीं होगा। कोविड में आपको खांसी और फ्लू और इस तरह के मामला ये कि बॉडी पेन बहुत ज्यादा है, आंखों के पीछे दर्द है, ये स्पेशली डॉक्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं इसके सिम्पटम्स। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को, एक तो हम लार्वा की अफजाइश जो है उसको नहीं रोक पा रहे। आपने कहा कि इतने हज़ारों मकामात पर इसकी सर्विलेंस की गई, और उसी तरह कई मकामात पर आपको लार्वा मिल भी रहा है। सिर्फ 20 दिन की बात है, अक्टूबर ने गुजरना है और उसके बाद नवंबर में हालात ऑटोमेटिकली तब्दील होना शुरू हो जाने। इसलिए मैं तो और यहाँ के प्लेटफॉर्म से जो आवाम है उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों में जो गमले पड़े हैं उनको साफ़ करें। अगर किसी जगह पे कोई इवन के आपकी बोतल का ढक्कन है उसमें बारिश का पानी जमा है तो उसमें भी लार्वा बन सकता है, भी लार्वा बन सकता है। तो इसलिए एयर कूलर है, अभी तो एयर कूलर का मौसम भी वैसे चला गया, तो अगर वो है तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ये आम चीज़ें, आपका फ्रिज का ट्रे है उसको निकाल दें, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। घर में, सराउंडिंग में, छत पर बिलखसूस किसी जगह पानी जमा ना हो तो इसकी अफजाइश नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह बढ़ रहा है हुकूमत को आगे आने की जरूरत। आपने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है मुतहरिक नजर आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डोर टू डोर नहीं जा सकते। उनकी वो टीमें जो बड़ी तादाद में हुआ करती थी ना, और वो जो आके सब अच्छा की रिपोर्ट देती हैं उसके मुताबिक नहीं, सब अच्छा की नहीं आने के। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था 5000 मकामात पर चेकिंग हुई है। नहीं, 5000 पर मकामात पर हुई है तो कम से कम मुझे भी तो पता चले ना कि जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ भी तो 5000 में लोगों को आ जाना चाहिए था ना। जहाँ आप रहती हैं उसमें भी आ जाना चाहिए, चले, और नहीं तो किसी और जगह पे आ जाना चाहिए। कोई लोग तो बताते कि सर्विलेंस टीम जो है वो आई है, चेक करके गई है, और हमने उनको अपना घर या ट्रे जो है वो अक्सर आती इसी तरह ही है कि आप फ्रिज का ट्रे चेक करवा दें या देख लेती हैं, उसके बाद चली जाती हैं, लेकिन आजकल नहीं आ रही। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। 177 मरीज नए सामने आए हैं जी, ये हम डेंगू की बात करें, और 193 कोविड की देखे गए हैं। तो आपने दोनों तरफ से ये एहतियात करनी है जी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, लेकिन ये महफूज रखने में हमारा अपना किरदार बहुत ज़्यादा अहम है कि हम किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं।
अच्छा जी, अब लाहौरिये ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करने लगे हैं। शहर की सड़कों पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवां दवा नज़र आती थी और लोग इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे थे, लेकिन अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ गई है, इस बारे में हम बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ख़बर हमारे पास ये है कि 1000 से ज़ायद बस स्टॉप पर टूटे शेड हैं, कुर्सियां गायब हैं, पानी और टॉयलेट की सहूलत भी मैसर नहीं है। ट्रांसपोर्ट का बुरा ही हाल है। और हम अगर माजी में देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त जो थे बस स्टॉप बनाए, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है क्योंकि जेल रोड पर हमारा ऑफिस भी था, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी लड़कियों को यूनिवर्सिटी की देखा, जिस तरह से वो इंतज़ार करती थी। प्रॉपर शेड लगाए गए थे, वहाँ पर बेंचेस रखे गए थे, बड़ा अच्छा माहौल एक था। वो सब चीज़ें तो गायब हुई, ट्रांसपोर्ट भी आपकी गई। अब यहाँ पर बात कभी की जाती है इलेक्ट्रॉनिक बसें लेकर आने की, यहाँ पर कभी बात ख़वातीन के लिए जो पिंक बस सर्विस शहबाज शरीफ साहब ने निकाली, बिलाशुबा ये बड़े अच्छे इक़दाम। कहाँ गई हैं ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट? एलटीसी की बसों के हालात आपने देखे होंगे सड़कों पे। वो तो यहाँ के कबाड़ बनी पड़ी हैं हमारे साथ हमदर्द चौक में, उनका अगर आप वेयर हाउस में जाएं तो वो तो जंग आलूद हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। बेसिकली जब मेट्रो बस बनी उस वक्त भी ये था कि हम जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन वो तो आपका एक रूट है ना, बाकी शहर में तो लोगों ने लेफ्ट राइट भी ट्रैवल करना है, तो उसके लिए अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। उसके बाद जब ऑरेंज लाइन बनाई उस वक्त भी यही था कि लोग जो है इस पर ट्रैवल करेंगे, लेकिन आज भी लोग चिंची जो है उस पर सफ़र करते हैं, वो ऑरेंज लाइन का इंतखाब नहीं करते। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिसने को लंबा सफ़र करना है वो करते हैं। अच्छा, अब बात आते हैं हम बस स्टॉप पे। आपकी मेन शाहराहों पे बने हुए हैं, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि वज़ीर आला पंजाब जब शहबाज शरीफ थे उस वक्त नज़र भी आता था कि लाहौर की में तरक्याती काम किस तरह हो रहे हैं, लाहौर की डेवलपमेंट किस तरह हो रही है और आवाम की फलाह के काम जो है वो नज़र भी आते थे। इन्होंने क्या किया कि आपने बस स्टॉप है उस पर शेड बना दिया, उस पर इश्तेहारात तो लगवा दिए, उसके बाद उसके पैसे भी आपको मिलना शुरू हो गए, लेकिन उस शेड के नीचे अगर बेंच मौजूद नहीं, बैठने के लिए कोई प्रॉपर सीटिंग जो है वो नहीं बनाई गई, तो मुझे बताएं कि फिर फायदा क्या हुआ? आम एक तरफ आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, चले जाए वहाँ पे जितने ये बस स्टॉप्स हैं, आप किसी शाहराह पर चले जाएं, नजर आ रहे हैं, आप किसी शाहराह पर चले जाएं या टूट फूट का शिकार होंगे। और जो आप अंदरून या उस साइड की जो बात कर रहे हैं वहां पर आपके नशीयों के डेरे जो हैं वो उनकी अमाजगाह बन चुकी है। मुझे बताएं कि जिस तरह आपने जिक्र किया, अगर मीनार पाकिस्तान में वाक़ होता है तो फिर तो हम हवा की बात और कौम की बेटी की बात कर लेते हैं, लेकिन रोजाना जो है सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में यही बेटियां जो हैं इन्होंने ट्रैवल करना होता है। इन्हीं जो आपके बस स्टॉप है इन्हीं पर जाकर बैठकर इंतजार गाहें जो बनी हैं, यहाँ बैठकर अपने ट्रांसपोर्ट का इंतजार करना होता है, आप उनको भी देखें। तो इसमें इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब हुकूमत से बिलखसूस कि कम से कम बाकी को छोड़ दें, लाहौर का जो है उसको लाहौर तो कम से कम उसको तो मेंटेन कर लें जो माजी में बना डिक्लेयर किया है। आप उन मॉडल शाहराहों के बस स्टॉप्स के हालात देख लें। और फिर इस खबर में वाज़े तौर पर राव दिलशाद साहब ने मेंशन ये किया है कि वज़ीर आला ने अहकामात दिए हैं, ख़ास तौर पर अहकामात दिए हैं कि कम अज़ कम ये जो आपके मॉडल शाहराहें हैं इनके बस स्टॉप की हालत को बेहतर किया जाए। तो वज़ीर आला के अहकामात पर अगर ये हालात हैं तो आप सोच लें कि मॉडल शाहराहों पर आप इनको मॉडल किस नाम का कह रहे हैं, क्यों है ये मॉडल, ये समझा दीजिए। फिर देखें, इसकी इफ्तिताही तकरीब भी हुई होगी, वो रिबन भी कटा होगा कि हम इनको मॉडल जो है वो बनाने जा रहे हैं, सारा कुछ होगा, लेकिन वो अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो जिक्र किया कि ये मॉडल जो आपकी शाहराहें हैं इन पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब खुद ट्रैवल भी करते होंगे, सफर भी करते हैं हर रोज, उसके बावजूद उनको नजर नहीं आता। मुझे बताएं कि माजी की हुकूमत में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, जब वो निकलते थे तो उनको कूड़ा भी नजर आता था, उनको ये मामलात भी नजर आते थे और फिर उस पर एक्शन भी होता था। आप भी निकलते हैं लेकिन उसके बाद वीडियोस बनाकर आप टीवी को दे दें कि बगैर जो है सिक्योरिटी के निकले और उन्होंने दौरा किया, लेकिन उस दौरे का हमें क्या फ़ायदा? सिर्फ टीवी तक या शायद सुर्खियाँ तक महदूद रहना, तो हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अगर सीएम साहब ने इस पर अहकामात दे रखे हैं तो फिर उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने गफलत और नहली का मुजाहिरा किया है, जिन्होंने इनके अहकामात हवा में उड़ाए हैं। हालांकि मेरे ख्याल में एक बात और, ये वज़ीर आला पंजाब का काम नहीं है, बिल्कुल ये आपके निचली सतह पर आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उससे फौज जफर मौज होती है आपके पास, हमला होता है
किसी की नज़र में ये चीज़ नहीं आ रही तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन प्लीज़ ये मॉडल शाहराहों का वर्ड जो है ये हटा दिया जाए। अदरवाइज़ यहाँ पर मॉडल दिखाने के लिए ऐसा सच कुछ नहीं है। इन्हीं सड़कों पर पैच वर्क भी होने वाला है, इन्हीं सड़कों पर आपको गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं, इन्हीं सड़कों पर आपकी LEDs भी ख़राब पड़ी हैं, कैमरेज भी ख़राब हैं, आपके जो साइन बोर्ड है ये टेढ़े हुए हैं। पता नहीं कौन सी मॉडल शाहराहों की आप बात करें। शायद सिप्रा साहब, स्मॉग बढ़ती चली जा रही है। हम कह रहे हैं कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आम करना है। स्मॉग की सूरत हाल आपके सामने, हर रोज़ हम बताते हैं कि शहर में क्या हालात हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के। उसके बाद ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हैं आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आपके ट्रैफिक मसाइल से, जिनका लोड हमने कम करना है। तो ये तो तभी मुमकिन है ना जब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र आए। सेकेंडली, एक तो हम स्मॉग की सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा महंगाई इस कदर है कि लोग बेचारे परेशान हैं। रिक्शों के किराए कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। सस्ती ट्रांसपोर्ट यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी जिसको बंद कर दिया है। तरजीहात क्या हैं इनकी, मुझे सिर्फ ये बता दें। मुझे बताएं तरजीहात तो वो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आती हैं, वो मैं ना बताऊं तो वो लोगों को पता है कि उनकी तरजीहात क्या है। मुझे ये बताएं कि आपने जिक्र किया कि रिक्शा जो है आम लोगों की सवारी है ना, आप 200 नहीं हो सकता, यकीन माने 210 रुपए आप LPG देंगे तो मुझे आप बताएं कि जो उसको चलाने वाला है उसने रोजी नहीं करनी, उसने अपने बच्चों का पेट नहीं पालना। वो तो राइट पे है ना, ठीक है ना। आप अगर यही LPG 90 या 95 रुपीज पर kg पर ले आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में हालात ठीक होंगे। आप उसको उठाकर कहाँ ले गए, आपने पेट्रोल की कीमत कहां से उठाई और कहां पर ले गए। उसके बाद हम कहें कि ये लोग जो है इन्होंने किराए बढ़ा दिए, भाई उधर से देखे ना हुकूमत उनके साथ क्या कर रही है। मामला क्या है कि हुकूमत एक मामला बनाए, एक चीज बनाए, एक मनसूबाबंदी करे तो उसके तहत ये सारी चीजें होती हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। आपने स्मोक का जिक्र किया, अभी आनी है, बिल्कुल ये अभी नवंबर दिसंबर में ही शुरू, अभी आसार कभी कभी नजर आ जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर हम घर से निकलें तो उसके आसार नजर आ रहे होते हैं। उसके बाद देखें कि यही हो, आज हम खामोश हैं। बिल्कुल सही। उस वक्त क्यों होगा जी, भट्टे बंद कर दो, रिक्शे बंद कर दो, बस्सा बंद कर दो, ये सारी कार्रवाई होगी, भट्टे बंद किए जाएंगे। अभी हम सो रहे हैं, अभी सो। फिर मुझे बताएं कि फिर आप किस तरह कहते। अभी जो हाई कोर्ट में केस लगा उसमें आपके डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट करवाई कि कितनी ट्रांसपोर्ट जो है कितने मिनट के लिए रुके, उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। हमारे यहाँ तो रोजाना जो है वो ट्रैफिक जाम रहता है। आपके अहम शाहराहों पर क्या मामला हैं, और मौजूदा जो क्रिकेट हो रही है, पता नहीं वो कौन सी क्रिकेट हो रही है, मैं इस पर क्या कमेंट करूं। मुझे बताएं कि ये सारी चीजें हुकूमत के करने वाली हैं, लेकिन अगर वो भी खामोश रहे तो फिर यही होगा। हम लोग अभी डेंगू से लड़ रहे हैं, डेंगू से खुद मामला अक्टूबर में ऑटोमेटिकली इनका कोई क्रेडिट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली निकलेंगे। नवंबर में हमारे पास स्मोग आ जाएगी, स्मोग निकलेंगे, उसके बाद हमारे पास फोग आ जाएगी। तो मुझे बताएं कि हम इन्हीं चीजों से लड़ते लड़ते ये वक्त गुजर जाएगा। हम तो बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पर अपना खास करम करे। अदरवाइज जिनके काम है वो तो पता नहीं दूसरे किन कामों में मसरूफ हैं। हर कोई अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मसरूफ हमें दिखाई दे रहा है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी लेस्को की सूरत हाल की, जहां पर हजारों मीटर्स का मलबा सारिफीन पर डाल दिया गया है। अब ये क्या मामला है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। के बाद खुशामदीद। और कुछ महकमे ऐसे हैं जो कि सारिफीन की सहूलत के बजाय हमेशा उनके लिए जहमत का सबब बनते हैं, जिनमें हम अगर लेस्को का नाम ना लें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हमेशा ये इदारे जो हैं पेश रहते हैं। सिप्रा साहब, मैं गलत तो नहीं कह रही? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर सप्लाई का मामला हो तो वो भी यही होता है, और इसके बाद बिलिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप कीमतें देखें कहाँ तक पहुँच गई हैं। अभी मुझे सैटरडे वाली खबर नहीं भूल रही कि आपने कहा पोश इलाकों को जो है वो लोड शेडिंग फ्री कर दिया जाएगा। मतलब क्या दूसरे इलाकों के लोगों ने बिल नहीं देना, और उस पर अब आप ये खबर देख रहे हैं। देखिए, मैं भी यही कह रहा था कि दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर है, उसने बिजली इस्तेमाल करनी, उसने बिल देना है, तो ये चीजें जो है इस पर जाना चाहिए। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। अब दोहरा नहीं, अब मैं एक आपको 3 दफा भी बिल चार्ज हो जाता है। एक कंज्यूमर है, अगर उसका मीटर खराब है 2 दफा नहीं 3 दफा भी चार्ज होता है। ये अब कुछ ऐसे हैं। अच्छा, अब क्या है कि आपका मानसून सीजन गुजरा है, इसमें बारिश के दौरान मीटर जलने के वाकयात होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, उसकी वजह से भी मीटर जल गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल ब्रेक हुआ, रिवर्सिंग हुई, उसकी वजह से भी मीटर जल गया। अब मीटर जो जलना है, इसका आप एक कोड लगा देते हैं, उसको CP90 कहते हैं, ठीक है। वो लग गया, उसके बाद डिफेक्टिव कोड आपके मीटर्स पर प्रिंट हो गया कि ये मीटर जो है डिफेक्टिव हो गया। कंपनी के रूल्स के मुताबिक एवरेज बिल चार्ज होना होता है, आप एवरेज बिल भी चार्ज करना शुरू कर देते हैं।
होता यहाँ क्या है कि एवरेज बिल के साथ हम लेस्को का ये कहती है कि हमने ब्रेकअप जो है वो डालना है। ब्रेकअप का क्या मतलब है कि सारिफ का बिल अगर मिसाल के तौर पर अगर अगस्त में मीटर खराब हुआ है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप उसको तब्दील करें। आप नहीं तब्दील कर रहे तो ये कहा जाता है कि जुलाई में उसकी कंजम्पशन चूंकि ज्यादा थी इसलिए अगस्त में उसको एवरेज जो है कम चार्ज हुई है, इसलिए हमने ब्रेकअप जो है उससे चार्ज करना है। ये इजाफी दोहरा जो है ब्रेकअप चार्ज नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, लेकिन चार्ज हो जाता है क्योंकि कंज्यूमर की सुनवाई नहीं होती। अच्छा, फिर तीसरा क्या होता है, अब उनको आप एवरेज भी चार्ज कर लेते हैं, ब्रेकअप भी चार्ज हो जाता है। उसके बाद क्या है जी, हमने इनको डिटेक्शन बिल भी चार्ज कर देना। किस तरह? वही मीटर उतरा हुआ आपकी लेबोरेटरी में जाएगा, लेबोरेटरी रिपोर्ट आएगी, जो वहां से यूनिट्स निकलेंगे आपको दोबारा चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि 3 दफा एक कंज्यूमर को आप चार्ज कर लेंगे तो वो कहां जाएगा? बिल्कुल, अल्टीमेटली या कोर्ट में जाएगा। कोर्ट केसेस की अगर सिर्फ बात की जाए तो 13 अरब। कौन सा कंज्यूमर के लिए आसान है? वहां पर भी धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। इसलिए ये है कि अगर लेस्को बर वक्त उनके मीटर्स तब्दील करे और उनको एवरेज से भी निकाले और उनको ब्रेकअप और उसके बाद डिटेक्शन की सूरत में जो यूनिट्स लेने हैं उनसे भी निकाले तो हालात बेहतर हो सकते हैं। यहाँ क्या होगा कि हमारे पास सिंगल फेज मीटर नहीं है, अगेंस्ट न्यू कनेक्शन भी नहीं है, और अगेंस्ट ये MCO जिसको कहते हैं ये डिफेक्टिव मीटर जिनको चेंज करना, इनके अगेंस्ट भी नहीं है। मुझे बताएं कि आप इसको एक तरफ तो कहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी तकसीमकार कंपनी है और उसके बाद हमारे पास मटेरियल ही ना हो तो क्या हालात होंगे? 3 फेज मीटर अवेलेबल है लेकिन सिंगल फेज मीटर नहीं है। अच्छा, अक्टूबर में कहा कि हो सकता आ जाएं और उम्मीद है कि आ जाए। अब मार्च अप्रैल से लेकर लोगों ने डिमांड नोटिस सबमिट करवा रखे हैं, एक तरफ वो पेंडिंग, उसके बाद मीटर जिनके खराब हैं अगर आपको 2, 3, 4 दफा उनको आप एवरेज और ब्रेकअप डाल देंगे तो मुझे बताएं कि वो कंज्यूमर कहां खड़ा होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है उस मीटर को बर वक्त तब्दील करना, लेस्को की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के बजाय उसका मलबा अगर सार्फिन पर डालेंगे तो रिकवरी भी मुतासिर होगी, सारिफ को बिल अदा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट है कि मीटर्स की फ्राहमी जो है उसको यकीनी बनाकर लोगों के मेरे ख्याल में 30-32 हज़ार कंज्यूमर बनते हैं जिनका सिंगल फेज मीटर जो है वो डिफेक्टिव कोड लगाया गया। आप उनको तब्दील कर दें, तब्दील हो जाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको तो फिलहाल तब्दील करने के लिए कोई मेरे ख्याल से प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग क्या है? अक्टूबर में कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख मीटर्स आ जाएंगे, नहीं आए। मुझे बताएं जिस कंपनी से आपने खरीदारी की उसने बर वक्त आपको नहीं दिया, ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भारी कंपनी है। यानी अब कंज्यूमर्स को परेशानी ही रहेगी इस हवाले से। तो चलें हम खबर को वाइंड अप करते हैं और अगली खबर की तरफ आ जाएं जी। शहर में हिफाजती इक़दाम सिर्फ अहम शख्सियात तक महदूद हैं और ये कल बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 मलबे में मलबे तले दब गए। ये गालिबन जी कल ये वाकया पेश आया गुलाब देवी अंडरपास पर जो काम हो रहा है। शायद सिप्रा साहब ये जो हिफाजती प्रोटोकॉल है हम इसको कभी भी फॉलो नहीं करते, माजी में भी हमने बहुत सारे वाकयात ऐसे देखे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखें, जब तो इसकी वीडियोस बनी है उस वक्त देखें कि मजदूर आपके दब गए, आपने रेस्क्यू 1112 को कॉल नहीं किया, आपने इमरजेंसी कॉल नहीं की। इसका क्या मतलब था कि इस वाकये को छुपाना चाह रही थी। कॉन्ट्रैक्टर की यह जिम्मेदारी है जब उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपने हिफाजती और सेफ्टी जो मामला हैं उसको बेहतर होने ये जरूरी नहीं है कि आपके खुदा ना खास्ता इतनी हैवी मशीनरी लगी है, रेस्क्यू ना हो तो लेकिन उनका अपना सेफ्टी का अमला मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप खुदाई कर रहे हैं और सिर्फ अगर शीट लगाकर ही आपने खुदाई करनी और उसके बाद अंदर हिफाजती इक़दाम नहीं है, इसका मतलब है कि मजदूर जो है जान है ना, मजदूर को छोड़ दें, एक कीमती जान है ना, अगर वो चली जाए तो उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? नहीं है ना। इसलिए मेरे ख्याल में मेगा प्रोजेक्ट्स पर जब काम होते हैं तो सेफ्टी को सबसे पहले मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया यही है कि माजी में भी जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हुए, चाहे साबिक गवर्नमेंट में हुए चाहे मौजूदा गवर्नमेंट में हुए, उनमें इस तरह के मामला होते रहे। कहीं क्रेन जो है वो बिजली की तारों से टकरा जाती है, कहीं मलबा गिर जाता है, उसके नीचे मजदूर दब जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के बड़े मंसूबे हैं तो अवामी फलाह के होने भी चाहिए, बर वक्त मुकम्मल भी होने चाहिए, लेकिन जो इंसान की जिंदगी है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पर डीजी साहब भी दौरा करते रहे हैं, CM साहब भी दौरा करके गए हैं, क्या किसी की नजर में ये चीज आती नहीं है कि यहाँ पर हिफाजती इक़दाम ना काफी हैं और खुदा ना खास्ता ट्रैफिक हर रोज यहाँ से अच्छी खासी गुजर रही है। लेफ्ट राइट पे आपने एक सिंगल लेन दी हुई है उनको और उससे ट्रैफिक आपकी गुजर रही होती है, खुदा ना खास्ता वही मलबा गिरी और कोई गाड़ी जो है उसमें चली जाए तो नुकसान हो सकता है। जो आपने बात की कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो जब विजिट करते हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी हो गई है, इसको मुकम्मल कब किया जाएगा, तख्ती लगने में कितना देर है कि हमने जो मंसूबा कहा था कि इतने महीने में पूरा हो जाएगा, आया कि हम 2 महीने पहले इसको पूरा करके चला देंगे। मामला ये होता है, वो ये नहीं देखते कि मजदूर जो है वो किस तरह पिस रहा है, वहाँ पे मामला उसके किस तरह चल रहे हैं, उसको सेफ्टी मामला जो हैं
या उसके हिफाजती इक़दामात उसके लिए किए गए हैं कि नहीं किए गए। अच्छा जी, हेल्थ प्रोटेक्शन कोई नहीं है, पाकिस्तान के मजदूर के साथ हर जगह पर यही सलूक किया जा रहा है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके क्या कोई एसओपीज वगैरह नहीं होते हैं? जब भी कभी कोई इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो क्या कोई एसओपीज फॉलो नहीं किए जाते कि अगर हम अपनी टीम भेज रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो ये एसओपीज हैं जिनको आपने फॉलो करना है? अपने मजदूर की जान की रखवाली भी क्या यहाँ पर किसी के लिए जिम्मेदारी है या नहीं? देखें, जिस डिपार्टमेंट में आके कॉन्ट्रैक्टर ने काम करना है उस डिपार्टमेंट के एसओपीज होते हैं और उस पर उस कॉन्ट्रैक्टर को अमल दरामद करना होता है। मिसाल के तौर पर लेस्को का कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसने पोल्स पर बरकी लाइनों पर काम करना है तो उसको लेस्को के जो एसओपीज हैं कि बिजली बंद होगी, कहाँ से कितनी देर बंद की जाएगी, उसके बाद उसको काम करने की इजाज़त होगी। इसी तरह आपके एलडीए, टीपा, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें भी यही कवानीन है कि अगर कोई उस पर ठेकेदार काम करेगा उनकी साइट पर तो ये एसओपीज हैं और बाकायदा तौर पर उसके कॉन्ट्रैक्टर में लिखा जाता है और ये कवानीन उसको अपनाने की हदायत की जाती है। लेकिन सिर्फ हम इंतहाई अफसोस के साथ यही कह सकते हैं कागजों तक महदूद रहता है, इसका हमने अमली तौर पर मुजाहिरा कभी नहीं देखा, लेकिन इस पर नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जो लोग इन तमाम प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं इंसानी ज़िंदगी से आगे कुछ नहीं है और हमेशा वो मजदूर जो इंतहाई मेहनत करता है, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता है, उसके साथ ये सब कुछ होता है और बाद में उसकी फैमिली का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूर कोई हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए। शाहिद सिप्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने फ़िलहाल एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं आज के दिन की मुनासबत से। 11 अक्टूबर बच्चियों का आलमी दिन मनाया जाता है जी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल काउंसिल की तरफ से आलमी बच्चियों के दिन के तौर पर इसको बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया था। ये दिन मनाने का मकसद क्या है? तो नाज़रीन, ये दिन मनाने का मकसद ये है कि ख़ास तौर पर अगर हम अपनी सोसाइटी का सिनेरियो देखें तो बच्चियों को जो सहूलियात होनी चाहिए, चाहे वो तालीम से रिलेटेड है, चाहे वो महफूज माहौल से रिलेटेड है, वो फराहम आया की जा रही हैं या नहीं, क्योंकि यही बच्चे जो हैं हमारा मुल्क और कौम का मुस्तकबिल हैं। अगर ये अच्छी तालीम हासिल करें तो आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अगर इनकी तरबियत अच्छी होगी तो आगे जाके ये एक अच्छा घर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और जब खास तौर पर बात की जाती है बच्चियों की, तो बच्चियों के लिए महफूज माहौल होना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। तो ये दिन मनाने का मकसद ये है कि ओवरऑल आपने बच्चियों को अच्छा और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। आज एक मिसाल हमारे साथ ऐसी बच्ची भी मौजूद होंगी जो कि माशाल्लाह से, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको महफूज माहौल मिले, अच्छी तालीम मिले, तो ये बच्चे बहुत आगे जाकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। एक माशाल्लाह से हमारे साथ रोशन मिसाल मौजूद हैं जो कि ऐसे राइटिंग कंपटीशन में अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। मुबशरा अहमद ने हमें ज्वाइन किया है जो कि 13 साल की जो हैं वो बच्ची हैं और 8th क्लास की स्टूडेंट है। अपने मेहमान को हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपका? ठीक, मैं ठीक, और आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और मुबशरा के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, क्वींस कॉमनवेल्थ सोसाइटी में इन्होंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में माशाल्लाह से अवार्ड हासिल किया है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबशरा, मुझे बताइएगा, ये आपने जो ऐसे लिखा इसका उन्वान क्या था? इसका उन्वान था कि आपने 2025 में एक म्यूज़ियम को आर्टिकल लिख के देना है कोरोना वायरस के बारे में। जैसे हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो ऊपर कोई चीज़ लगी होती है, उसके नीचे एक पेपर होता है, पेपर वर्क होता है, उस पर सारा कुछ लिखा होता है, इसकी हिस्ट्री, सारा कुछ। तो वैसे ही मुझे भी उसका यही टॉपिक था। तो मैंने पूरा दिन सोचा, मुझे कोई ऐसे आइडिया नहीं आया क्योंकि मैं पहली बार लिख रही थी। फिर पापा ने मुझे, ये आपका फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस था? यस। देखिए, मैंने नाज़रीन आपको ये चीज़ मेंशन किया है कि हमारे बच्चों में, बच्चियों में कितना टैलेंट मौजूद है। फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट टाइम ही आपने अवार्ड हासिल कर लिया। आइडिया क्या था? आपने खुद सोचा सारा कुछ? हाँ, तो उसमें मैंने ये आइडिया सोचा था कि कोरोना वायरस अपनी कहानी खुद बताए कि कोरोना वायरस फर्स्ट पर्सन हो, आई एम कोरोना, मैं अब ऐसा हूँ कि ह्यूमन जितने बड़े हैं और उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी बना ली कि मैं अब ख़त्म हो गया हूँ और बस इतना से रह गया हूँ उस म्यूज़ियम में। तो यही था और उसी पे मुझे अवार्ड मिला। अच्छा, अब आपने तो अवार्ड हासिल किया, मुझे कंपटीशन बताइएगा, कुल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और आइडिया यूनिक ढूंढना कितना मुश्किल था? पहले स्टूडेंट्स बताइएगा कितने थे? 30,000 स्टूडेंट थे और जो ये अवार्ड मिला है ना, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला गोल्ड, फिर सिल्वर और फिर ये वाला ब्रॉन्ज।
तो ये 1/3 को मिलता है, मतलब 30,000 स्टूडेंट में से जो 1/3 स्टूडेंट्स हैं उनको मिलता है। पाकिस्तान में मैं हूँ और एक और हैं, शायद वो कराची से हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी सही। तो 30,000 लोगों में से, अच्छा कितना टाइम था ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए? मुझे तो 1 महीना पहले पता चला था। ठीक है, और उसमें कोई आपने प्रैक्टिस वगैरह की? क्योंकि आपने बताया आपका फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस। हाँ, मैं हर रोज़ एक ऐसे लिखती थी, वो पापा को दिखाती थी, फिर उसमें पापा मिस्टेक्स निकालते थे, मैं एक और ऐसे लिखती थी, फिर उसमें मिस्टेक निकलती थी, फिर यानी मैंने ओवरऑल अगर हम क्रेडिट की बात करें आपके इस अवार्ड का तो आपके फादर को भी जाता है? हाँ, मेरे फादर और मेरी आपी को। ठीक है, वो दोनों मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सपोर्टिव माहौल होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ये बताइए, घर में क्या ऐसा इन्वायरमेंट आपके फादर आपको देते हैं कि अगर आप कुछ करना चाह रही हैं तो प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है, आपको टाइम दिया जाता है, कि आपके साथ हेल्प किया जाता है? कौन कौन घर में आपको हेल्प आउट करता है? सब करते हैं। दैट्स ग्रेट। ये माहौल होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आपने अपनी बच्चियों को बाइख्तियार बनाना है, अच्छा माहौल देना है। तो सबसे पहले ये इन्वायरमेंट आपके घर में होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा या बच्ची कुछ करना चाह रहा है, उसके अंदर टैलेंट है, तो पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर जो है वो कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, 8th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मैं ना हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हूँ, तो स्कूल के अलावा मैं वही पढ़ती हूँ, साइंस, मैथ्स और एक फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है स्टूडेंट्स का, वो कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स है जी। अच्छा, नॉर्मली बच्चों को ये मुश्किल लगता है, आपको क्यों ये फेवरेट लगता है? क्योंकि इसमें वो क्या कहते हैं कि गेम्स होती हैं, पजल्स होता है, कि जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आंसर लिखा होता है, आपको ढूंढना होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में खुद ब खुद डेवलप होता है जिसका आपको शौक होता है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या इसी तरह से आगे राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती रहेंगी? हाँ, ये जो मैंने ऐसे लिखा है ये एक प्रैक्टिस के तौर पे लिखा था, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहती हूँ, मैंने आपको बताया। तो ये पाकिस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड लक। इसके लिए आपको इसी तरह से आप मेहनत करती रहें और अपने मुल्क व कौम के साथ साथ अपने पेरेंट्स का नाम भी इसी तरह से रोशन करती रहे। नाज़रीन, आज इस बच्ची से मिलवाने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये था। हम आज बच्चियों का आलमी दिन मना रहे हैं, उसको मनाने का असल मकसद आपको समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चियों को ऐसा माहौल दीजिए कि वो अच्छे तरीके से सोसाइटी में मूव कर सके, पढ़ लिख सके और अपनी सोसाइटी के साथ साथ अपने मुल्क और कौम का नाम भी रोशन कर सके। थैंक यू सो मच मुबशरा, बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला इसी तरह से आपको मजीद कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे, आज के मेहमानों से भी मिलवाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज जो अहम टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो मुझे तो लगता है कि जी वक्त की अहम ज़रूरत है इसको डिस्कस करना, और हमारे साथ साथ मेरे ख्याल से उन पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। आजकल हम देख लें, अपने घर में देख लें, अपने इर्द गिर्द देख लें, रिश्तेदारों में देख लें, पेरेंट्स का क्या ख्वाब होता है जी, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, स्कूल अच्छे जाएं, यूनिवर्सिटी अच्छी जाएं और फिर साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो ख्वाब जोड़ रखे होते हैं, हर माँ बाप का यही ख्वाहिश होती है, यही ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा जो है वो कोई ना कोई फील्ड ऐसी ज्वाइन करे जहाँ पर सब कहे कि जी वाह आपका बच्चा तो फलां फील्ड में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, डॉक्टर है, और सबके लिए वो एक मिसाल होना चाहिए। आई डोंट नो कि हम लोगों ने क्यों ये सोच लिया है कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा तभी वो आला तालीम याफ्ता कहलाएगा, या फिर इंजीनियर बनेगा तभी कोई कहेगा कि जी फलां का बच्चा तो बहुत ज़्यादा लायक है। हालांकि हर फील्ड की अपनी डिमांड होती हैं और बच्चों के अंदर छुपी सलाहियतें जो होती हैं वो हर फील्ड में उन्हें मास्टर बना देती हैं जी। लेकिन ये चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम पेरेंट्स सोचते हैं कि उनके बच्चों का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, क्या वो एक बहुत अच्छे पेंटर भी बन सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे पास हर फील्ड में बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। टीचर्स में हमारे सामने बहुत बड़े नाम मौजूद हैं, पेंटर्स अगर देख लें हमारे सामने बहुत बड़े नाम मौजूद हैं। इसी तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ चले जाएँ तो बहुत बहुत बड़े नाम मौजूद हैं जिन्होंने हमसाया ममालिक में जाकर, पूरी दुनिया में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ समझने की है, अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक रिवाज ये है कि
कि आपका बच्चा पढ़ने लगा है तो आपने उसके मन दिया है कि बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है। अब वो बच्चा सारी ज़िंदगी इसी स्ट्रगल में, इसी प्रेशर में पढ़ता चला जाता है, हालांकि उसका इंटरेस्ट नहीं होता, और बीच में कहीं जाकर वो अपना इंटरेस्ट भी खो देता है। पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो उसको इस कदर परेशान कर देता है कि वो डॉक्टर बनने के लिए जितनी मर्जी एफर्ट कर ले वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता, और बीच में जाके फिर उसको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें जहाँ पेरेंट्स का रोल है वहीं असातिज़ा का किरदार भी बहुत ज़्यादा अहम है। जब आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपके करियर के हवाले से काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमर है। तो हमारे बड़े तालीमी इदारे इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, और साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, उसके लिए पेरेंट्स के साथ इन टच रहना कितना ज़रूरी है, ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद है, तारुफ कराऊंगी जी। असगर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि वीसी हैं GCU, और साथ ही साथ हलीमा सादिया साहिबा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि करियर काउंसलर हैं। तो अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे साथ VC साहब भी मौजूद है, तो सबसे पहले हम VC साहब की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम टॉपिक है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए भी। बिलाशुबा आपका इदारा नामवर इदारा है, शहर का बड़ा इदारा है, और आप इस पर अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सब लोग सुनेंगे भी, वो असर भी रखती है, और ये बहुत अहम टॉपिक है जहाँ पर हमारे लिए, वहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी, वहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि अपना कीमती वक्त जो है वो अच्छी काउंसलिंग ना होने की वजह से ज़ाया कर देते हैं। मुझे बताइएगा करियर का इंतखाब ज़रूरी कितना है? देखिए जी, जिसे आप करियर काउंसलिंग कह रही हैं, हम उसे बाज़ औक़ात करियर मेंटरिंग की भी बात कर रहे होते हैं। हर किस्म की मेंटरिंग जो है वो एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और जितनी अर्ली ज़िंदगी में मेंटरिंग शुरू हो जाए पेरेंट्स की मदद से या दूसरे असातिज़ा जो उन्हें स्कूल में मिल रहे हैं उनकी मदद से, उतनी ही अहमियत होती है कि उससे हम उस बच्चे के टैलेंट को सामने रखते हुए उसको जो मुख्तलिफ तरजीहात है उसकी तरफ हम उसको रजू कराते हैं, उसको समझाते हैं कि किस तरीके से वो एक नहायत कामयाब और बेहतरीन इंसान बन सकता है अपनी ज़िंदगी के लिए। तो मेंटरिंग या काउंसलिंग, इसकी बहुत अहमियत है। अर्ली मेंटरिंग और अर्ली काउंसलिंग की ज़्यादा अहमियत है क्योंकि उस वक्त से जहन बनना शुरू होता है। लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी एक वक्त किसी मेंटरिंग की वजह से गलत चॉइस हो गई है तो वो हम ट्रैक अपना चेंज नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे हमने देखा है असगर जैदी साहब, आपने कहा कि टाइमली बहुत ज़रूरी है, तो हमारे यहाँ एक आम प्रैक्टिस क्या है, हम भी अपने बचपन में यही चीज़ें सुनते आए हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, ये वो 2-3 चीज़ें हैं आप अपने बच्चों के सर पे मुसल्लत कर देते हैं। तो क्या समझते हैं आप, बच्चों की ज़हनी सलाहियतें इससे किस हद तक मुतासिर होती हैं? आपको मिसाल दी जाती है ना कि फ़लाँ खाला का बच्चा देखो जी डॉक्टर बन गया है, तुम क्यों नहीं बन सकते? तो ये चीज़ें मुझे बताइएगा किस हद तक बच्चों की एबिलिटीज़ को डाउन कर देती हैं? प्रेशर में आके बच्चे क्या वाकई डॉक्टर बन सकते हैं? देखिए जी, डॉक्टर बनना एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। उसमें वालिदैन अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनने की नसीहत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बड़ी अहम बात है, और आपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में ये बात कही कि क्या वो उतना टैलेंट रखते हैं कि उस शोबे में कामयाब हो सकें। इसी तरह इंजीनियर बनने के लिए भी एक ख़ास किस्म का टैलेंट की ज़रूरत है, और वालिदैन से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं जानता उसके मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंट्स। तो ज़रूरी है कि वालिदैन जो है सिर्फ इन 2 पेशों को अपने सामने ना रखें, बल्कि जो दूसरे पेशे हैं, ख़ुसूसन आजकल की दुनिया में कंप्यूटर साइंस बड़ा अहम पेशा है, बिज़नेस स्टडीज़ बड़ा अहम पेशा है, इसके अलावा लॉ, लेजिस्लेटिव स्टडीज़ बहुत अहम शोबे जात हैं। तो वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो ये तमाम चॉइसेस अपने सामने रखें और फिर अपने बच्चों को गाइड करें। और एक और जो बात बड़ी अहम है कि खाली एक ही चॉइस में फंस के ना रह जाए। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में कामयाब नहीं हो सका है, प्री मेडिकल में,
प्री इंजीनियरिंग में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि वही बच्चा शायद किसी और शोबा में बहुत कामयाब होने वाला है। लिहाजा उसको उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको मदद की जाए कि वो दूसरे शोबाजात में इंटरेस्ट ले। असगर जैदी साहब, बिलाशुबा जीसी यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा इदारा है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है, और यहाँ पे जब कोई स्टूडेंट आता है तो मुझे ये बताएगा उसकी करियर के हवाले से काउंसलिंग के लिए क्या क्या इकदाम हैं? माशाल्लाह से इतना बड़ा इदारा है, डिफरेंट सोसाइटीज़ आपके पास काम कर रही हैं। सबसे पहले करियर के इंतखाब, हमारे यहाँ हम तालीम 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 पर जोर देते हैं, बच्चे का मुस्तकबिल नहीं देखते हैं, आगे जाकर उसने किस तरह से सोसाइटी में अपना रोल अदा करना है, क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी जो वो तालीम हासिल करें, ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपका इदारा इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए जी, मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अपने स्टूडेंट्स की गाइडेंस करते हैं। आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया तरबियत, और वो बहुत है। आम तौर पे क्लास रूम में हमारा टीचर इतना मसरूफ़ होता है किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में, करिकुलम को पूरा करने में, कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मेंटरिंग कर सके, वो काउंसलिंग कर सके। तो इसके लिए हमने इंतजामात किए हैं कि क्लासरूम से बाहर भी मौके मौजूद हों बच्चों के पास, ठीक है, कि वो अपनी काउंसलिंग ले सकें। उसमें हमारे पास करियर काउंसलिंग ऑफिस है, अभी हमने रिसेंटली उसको अपग्रेड किया है। जो हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, उसके डायरेक्टर उसको लीड करेंगे। तो पहला उनके पास मौका होता है कि वो करियर ऑफिस में जाएं और वहाँ पता करें कि क्या क्या सहूलत उनको मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा अहम जो उनको अपॉर्चुनिटी होती है वो हमारा ट्यूटोरियल सिस्टम है। ट्यूटोरियल सिस्टम में हम इस तरह करते हैं कि स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ क्लासेस में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, मुख्तलिफ ग्रेड्स में पढ़ रहे होते हैं, उनको हम फ्राइडे को 40 मिनट के लिए एक क्लास में इकट्ठा करते हैं, जिसमें वो अपने तमाम मामलात को अपने सीनियर्स के साथ, अपने ट्यूटर के साथ, चीफ ट्यूटर के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो एक तरह की एडवाइजरी पोजीशन बन जाती है, जिसमें आप फेलो स्टूडेंट्स और अपने ट्यूटर से मेंटरिंग करा रहे होते हैं बेसिकली। और इसलिए हम ट्यूटर्स को बाज़ औक़ात मेंटर्स भी कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा तीसरी जो स्टेज होती है, ये वो बच्चे के जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो फिर जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की स्टूडेंट सोसाइटीज़ एंड क्लब्स हैं, कोई ड्रामेटिक क्लब है, तो कोई डिबेटिंग क्लब है, तो कोई म्यूज़िक क्लब है, या इसके अलावा मुख्तलिफ और सोसाइटीज़ हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। और वहाँ हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि उनकी हम किस तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अपने स्टूडेंट्स को मदद करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक और बात कह दूँ, मेरा ख्याल है हमें इससे बहुत ज़्यादा और कुछ करना चाहिए। एग्जैक्टली। खुसूस इस वजह से कि हमारे यहाँ मेंटरिंग का, काउंसलिंग का, अर्ली काउंसलिंग का इतना फुकदान है कि जब तक बच्चा हमारे पास आता है, बहुत सा उसका जहन जो है किसी एक तरफ बना होता है, उसको सही मानों में गाइडेंस नहीं होती। तो हमारा ख्याल है, और गवर्नमेंट कॉलेज में हम इन मामलात की तरफ बहुत संजीदगी से सोच रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा पहले साल हमारे पास आए और उसने अगले 4 साल हमारे साथ गुजारने हैं यूनिवर्सिटी के, हम उसकी प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइलिंग करें, जिसमें हम अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे का टैलेंट क्या है, ये किस तरीके से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट को जो है वो दिखा सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि जैसे ही पहले साल बच्चा आपके इदारे में एंटर हो, आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जीसी यूनिवर्सिटी की तरह हर इदारे को इस चीज़ को जो है वो अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाना चाहिए, और ये बहुत अहम चीज़ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असगर जैदी साहब मौजूद थे, VC GC में हैं, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है जी आपके बच्चे के लिए का इंतखाब, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ब्राइट स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तालीमी जो है वो अपने ग्रेड्स हासिल किए, लेकिन आगे जाके उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। हमें अपनी तालीमी सरगर्मियों के दौरान ही बच्चों को इस तरह से अपने ट्रेन करना चाहिए कि वो साथ ही साथ आगे जाकर अपने रोज़गार के लिए भी जो है, या फिर ड्यूरिंग स्टडीज़ ही कुछ ना कुछ कर सकें। हम आएंगे, हमारे साथ करियर काउंसलर हलीमा सादिया साहिबा भी मौजूद हैं, तो वो किस तरह से बच्चों की हेल्प करती हैं इस तमाम तर अमल में। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हलीमा सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है। वो इस वजह से कि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों की स्कूलिंग से ही ये डिसाइड करना शुरू कर दें कि आपने अपने बच्चे को आगे किस फील्ड में लेके जाना है। हलीमा साहिबा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से आप एज अ करियर काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, कब से ये इंतखाब पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने अपने बच्चों की स्टडी के साथ साथ ये भी सोचना है कि आगे उन्होंने कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है? शुक्रिया ना। देखिए, हम लोग अमूमन करियर काउंसलिंग की बात करते हैं जब बच्चे यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे होते हैं। हालांकि ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है जब वो स्कूलिंग में होते हैं, स्पेशली हाई स्कूल जब वो करते हैं तभी पेरेंट्स की वजह से वो साइंस सब्जेक्ट्स चुन रहे हैं, जबकि उस वक्त फ़ाइन आर्ट्स की, होम इकनॉमिक्स की और आर्ट्स की दीगर फील्ड मौजूद होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, एडमिशन टाइम आते हैं या करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनका बड़ा मसला ये होता है कि वो जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मानते। उनकी काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। या ये कि हम करियर काउंसलिंग करते हुए फ़र्स्ट स्टेप पे तो आजकल अगर प्रेजेंट इरा की बात करें तो नेट सर्फिंग की वजह से, सोशल मीडिया को यूज़ करने की वजह से हमारे स्टूडेंट्स या हमारी आज की नस्ल ज़्यादा अच्छी बात कर रही है। बस हमें तो उनको वो दलाइल देने पड़ते हैं, वो बातें बतानी पड़ती हैं कि आप अपने पेरेंट्स को इस तरह कायल कीजिए। तो नंबर वन ये कि अगर हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेंगे आज की नस्ल पर, उसकी सोच पर, तो तब भी हालात काफ़ी सारे बेहतर हो जाएंगे। नंबर टू, जो पेरेंट्स इनको कामयाब देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल लाइफ में ही उनके जो मशागल हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं, एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं, वो नज़र आ जाते हैं। वो अगर अब तो हमारे पास बड़ा मसला है ना कि टीचर से जाके मिलने का टाइम ही नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स को बुलाया जाता है या कोई ऐसा डे सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल में या हाई स्कूल में, तो उस पर जाने का किसी के पास, माँ बाप दोनों के पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम निकाल पाएँ हम लोग, तो शायद कैरियर काउंसलिंग की एक इब्तदा थ्रू पेरेंट्स इनके स्कूल लेवल में ही हो जाएगी। और आप ये बहुत अच्छी बात कर रही हैं, पेरेंट्स को शुरू से ही पता चल जाता है कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड। इवन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो तो बच्चे के आगे जब टॉयज रखते हैं ना, तो वो वहाँ से वो कंसिडर कर लेते हैं कि इसका इंजीनियरिंग की तरफ रुझान बनेगा और इसका अकाउंट्स की तरफ, बिजनेस की तरफ रुझान बनेगा। मतलब ये तो जब बच्चा खेलता है ना, तो उसकी इंस्टिंक्ट वहाँ से ही जाहिर होना शुरू हो जाती है। सिर्फ ज़रूरत ये होती है कि कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है। जो जिन ममालिक को हम कहते हैं कि जी बहुत तरक्की कर गए, शायद वो लोग बचपन ही से उसके बच्चे की इंस्टिंक्ट के हवाले से उसे फैसिलिटेट कर देते हैं। हम फैसिलिटेशन कब शुरू करते हैं? जब स्टूडेंट ने मैट्रिकुलेशन कर ली या ओ लेवल्स कर लिया, वो एक अच्छा खासा सफ़र तय कर आया अपनी विल के अगेंस्ट, अपने पैशन के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर उसे एक जंग लड़नी पड़ती है कि जी मैंने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के अलावा कहीं जाना है। और फिर वो हमारे पास जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को, यानी काउंसलिंग उन्हें क्या चाहिए, वो कहते हैं कि हम अगर म्यूज़िकोलॉजी करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, या हम आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, या ABCD किसी भी हम इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा कहीं जाना चाहते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। यानी अब हालात यहाँ पर आ चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर बच्चों की कामयाबी चाहते हैं तो उसका एक बड़ी कुंजी ये है कि हम उनको वो करने दें जिसका उनमें अल्लाह ताला ने टैलेंट डाला। क्योंकि अगर आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बन पा रहा तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन ज़रूर बन सकता है। आपके पास बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आपका बच्चा आगे जाके जी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस कर सकता है। ये चीज़ें आपको टाइमली समझने की ज़रूरत होती है। टीचर्स का रोल भी क्या इसमें? टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने जब बात की ना कि पेरेंट्स अगर टीचर से कभी कभी मिल लिया करें स्कूल लाइफ में, तो वो बेसिकली टीचर उनको इस तरह गो थ्रू करती है स्टूडेंट्स को कि वो बहुत अच्छा बता सकती है कि आपके बच्चे में ये टैलेंट है, आप इसको आगे लेके चलें। तो हमारी जो मसरूफ़ ज़िंदगी है ना, ये भी एक बड़ा मसला बन गई है पेरेंट्स के लिए कि उनके पास टाइम ही नहीं होता बच्चों को अटेंड करने का। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब, या गाइड करना चाहती हूँ पेरेंट्स को और टीचर्स को, कि जब बच्चा आपके लिए मुश्किल बन रहा है ना, तो आप समझ जाएं कि उसके अंदर इमेंस टैलेंट है कोई, ठीक है। जिन बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होता है वो बहुत आगे जाते हैं। हमारे पाकिस्तान का मसला क्या है? हमारा फनकार
पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। अगर आप उसे शुरू में ही कोई एकेडमीज ऐसी ज्वाइन करा दें जो एक्टिंग की हैं या सिंगिंग की हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट्स की हैं या पेंटिंग की हैं, या आप अपने और यहाँ पर मैं साथ साथ कहती उसी टैलेंट में इस तरह वो पढ़े लिखे टैलेंट होगा, ठीक है। और सेकेंडली ये कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो चलो थोड़ा सा मतलब टीन एज में पहुँच गए हैं और अब वो चाह रहे हैं कि वो करियर काउंसलिंग में हमारे से मदद लेके किसी अच्छे करियर को अडॉप्ट कर सकें, तो वहाँ पर बहुत बड़ा मसला आ जाता है कि सीट्स अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ। जो स्पेसिफिक करियर ओरिएंटेड इदारे हैं उनमें सीट्स की कमी है, वहाँ से फिर एक डिप्रेशन हमारी नई नस्ल में आता है। फिर बहुत एक्सपेंसिव है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वही आप फिल्म एंड टीवी या फैशन डिजाइनिंग जो है वो आप गवर्नमेंट नजरअंदाज, हमारे पास माशाल्लाह से स्पोर्ट्स में इतने बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े नाम हैं और वो लोग पढ़े लिखे हों तो वो पूरी दुनिया में हमारा चेहरा बनते हैं। बिल्कुल आपने सही ठीक है ना, लेकिन क्या है कि वो बाज़-औक़ात एक्सपेंस मीट नहीं कर पाते। यानी स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग के अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि काउंसल हो जाते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स काउंसल हो जाते हैं और वहाँ आके हमें हार माननी पड़ती है जब वो एक्सपेंस मीट नहीं कर सकते। तो मतलब ये कि ये अगर हम ओवरऑल अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेटरमेंट करना चाहते हैं और बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल देना चाहते हैं तो उसमें करियर काउंसलिंग के साथ साथ उनको वो वसाइल भी देने पड़ेंगे जो करियर काउंसलिंग से अगले स्टेप पे वो उन जगहों पे जा बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं, इस चीज़ का वहाँ पर फुकदान है। कितना ज़रूरी है ये चीज़ कि आपने स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम देना है, उसके पेरेंट्स के साथ आपने टाइम मैनेज करना है और उनके बच्चे की ज़हनी सलाहियतें डिस्कस करना। बड़े बड़े नामवर इदारे हैं, बड़ी बड़ी भारी फीसें ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ का फुकदान है ना। माजरत के साथ अब ना सिर्फ यह है कि नंबर्स की दौड़ है। सही कह रही हैं, ठीक है ना। अब किसने कितने नंबर लिए और कितने मार्क्स लेकर वो कहाँ पर सीट अचीव कर गया, वो एडमिशन ले गया। अगर हम इस चीज़ से निकलें और बच्चों के जो उनके असल में उनको अल्लाह ताला ने गिफ्ट किया है टैलेंट, उसकी तरफ आएँ तो हम ज़्यादा कामयाब कौम बनेंगे। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके अंदर कोई छुपा टैलेंट है, वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बल्कि हम इस तरह के टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो टाइम टू टाइम बुला के उनका टैलेंट आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। कोई बहुत ज़बरदस्त सिंगर होता है, कोई बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग करता है, कोई बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री करता है। हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारे बच्चे का ये टैलेंट बिल्कुल उसको दूसरों से मुनफरिद बना रहा है। कोई बहुत अच्छा बिजनेस करता है। अब तो सोशल मीडिया पर आपके पास इतने सारे घर बैठ के कारोबार करने के ज़राए मौजूद हैं और माशाल्लाह बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर काम भी कर रहे हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, ये जो गलत इंतखाब होता है, इसको अगर पेरेंट्स की वजह से लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे ने वो गलत इंतखाब कर लिया, अपने कोई डॉक्टर बन रहा है या कोई कह रहा है जी मैं इंजीनियर बन जाऊँगा या कोई टीचर बनना चाह रहा है, बीच में जाकर उसको लग रहा है कि जी वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं रखता, वो तो ये काम कर ही नहीं सकता, अपने पेरेंट्स के वो दबाव में आके ये कर रहा था, अगर वो बीच में चेंज करता है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। थ्रू आउट उसने अपनी स्टडीज़ उस तरह से की होंगी। बिल्कुल, एक तो बीच पे चेंज करता है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो डॉक्टर्स बनने के बाद CSS करके तो ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं। एक बड़ी बड़ी तादाद है ऐसी मिसालों की। तो मतलब ये कि टेम्परामेंट होता है हर फील्ड का। अगर इंजीनियरिंग आप करा रहे हैं तो आप ये तो देखें आपके बच्चे में वो टेम्परामेंट है, क्या वो सिविल इंजीनियर बन के कहीं पर इतना टाइम देने का मिजाज रखता है, या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के वो उस तरह की जगहों पर सर्व कर सकता है। तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग न सिर्फ गलत पढ़ने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को, बल्कि कई दफ़ा वो ज़ाहिर टैलेंटेड होते हैं, लायक होते हैं, वो पढ़ जाते हैं, लेकिन ये कौम का कितना बड़ा नुकसान है कि एक सीट पे एक डॉक्टर बनाया गया लेकिन वो सर्व नहीं कर रहा। ठीक है, वो कहीं पर कोई ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं, या ये कि एक कोई इंजीनियरिंग की सीट थी, शायद कोई और बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छा इंजीनियर साबित होता। तो मतलब न सिर्फ रास्ते में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि अगर वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट भी कर जाएं स्टडीज़, तो तब भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जाकर जब उन्हें ये आज़ादी मिलती है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ करेंगे तो वो फील्ड चेंज कर लेते हैं और नुकसान अल्टीमेटली आपका पूरी सोसाइटी का होता है। एक एफर्ट पुट हुई होती है जो ज़ीरो पे चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ना सिर्फ आप अच्छे खासे आजकल तो जी आपके पैसे लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो सारी एफर्ट, और जब दरमियान में छोड़ते हैं तो वक्त का भी ज़्या होता है,
पैसे का भी ज़्या होता है, और उस एक सीट पर शायद कोई ऐसा हकदार पढ़ सकता था, डिजर्विंग था, अच्छा काम आगे कर वो पढ़ सकता था। तो ये चीज़ें सोचने की हैं और ये टॉपिक्स आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने के हैं। वैसे एक चीज़ है ना कि अब पेरेंट्स में थोड़ा सा तब्दीली आई है और वो डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसे ख़ास मीडियम मिल नहीं रहे जहाँ पर जाकर वो इस हवाले से कुछ जान सकें। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को, खासतौर पर पेरेंट्स के लिए? आप देखिए, मैसेज मेरा ये है कि रिस्क जो नसीब में लिखा है ना, वो आपका बच्चा कमा ही लेगा, वो हासिल कर ही लेगा, वो मिल के रहेगा। बीइंग मुस्लिम हमें अल्लाह ताला के इस ब्लेसिंग पर यकीन रखना चाहिए कि हमारे नसीब का रिस्क मिलेगा। ख्वाहिश चाहिए कि वो खुशी से और इज्जत से मिले। बिल्कुल। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने बच्चे को उस फील्ड में जाने दें जिसकी वो ख्वाहिश रखता है और जिसके लिए वो खुद एफर्ट्स पुट करेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस तमाम तर सिनेरियो में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है जी? एक तो टाइमली इंतखाब, दूसरा अपने बच्चों को मेहनत की आदत आप डालें। जो बच्चे मेहनत करते हैं इंशाल्लाह वो किसी ना किसी मकाम पर लाजमी और टाइमली पहुँच भी जाते हैं। थैंक यू सो मच हलीमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।